हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। इसके अंतर्गत पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है, जैसे इसमें लिखा है पुष्प की संरचना। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत पहले लिखा है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा है छात्रों में प्रयोग करके सीखने की योग्यता का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा है छात्रों को पुष्प के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों के द्वारा होने वाले कार्यों को समझ सकेंगे। और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। फिर शिक्षण विधि लिखते हैं। इसके अंतर्गत जो भी टीचिंग के समय विधि का प्रयोग किया गया है उसको लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण। फिर सहायक सामग्री, टीचिंग के समय प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों का नाम लिखते हैं। पुष्प, चार्ट पेपर, चाक इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्रों को पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापिका छात्र से कथन क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे इसमें लिखा है छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन है छात्रों, आपकी मम्मी सुबह किसकी पूजा करती हैं? छात्र कथन में भगवान जी का। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है भगवान को क्या चढ़ाती हैं? छात्र कथन में छात्र आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं फूल, अगरबत्ती। फिर छात्राध्यापिका कथन में तीसरा क्वेश्चन है फूल के कितने भाग होते हैं? छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं छात्रों, आज हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण आता है, मतलब इसे लिखा जाता है। इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपटकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न छात्राध्यापक कथन में पहले लिखते हैं। पहला है क्वेश्चन है पुष्प की संरचना कैसी होती है? छात्र कथन में मौन, मतलब छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते ना, इसलिए मौन लिखते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में इसका डिटेल से बच्चों को समझाया जाता है। फिर इसलिए लिखा जाता है स्पष्टीकरण। सामान्यतः पुष्प में उपांगों के 4 चक्र होते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं। सभी उपांग अपने अक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पौधों में पाया जाता है। ऐसे पौधों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर आदि। कुछ पौधों के पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे मक्का, पपीता, करेला, लौकी आदि। छात्राध्यापिका द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसे चित्र के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, तो इससे बच्चों को अच्छे समझ में आता है। इसलिए श्यामपट्ट पर भी चित्र बनाकर भी पढ़ाया जाता है। और जो भी छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया जाता है उसमें जो मुख्य पॉइंट होते हैं उसे भी चित्र श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। अब छात्राध्यापिका कथन में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहला है किन्हीं 2 द्विलिंगी पौधों के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं गुड़हल, मटर। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 2 एकलिंगी पौधों का नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं मक्का, पपीता। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। इससे छात्रों को प्रोत्साहन भी मिल सकता है और छात्रों को पढ़ने में रुचि आ सकती है। अब आगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा जाता है छात्राध्यापिका द्वारा पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बताइए। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए मौन लिखा जाता है छात्र कथन में। फिर छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण, इसके बारे में डिटेल से मतलब पढ़ाया जाता है। स्पष्टीकरण में सामान्यतः पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज। ये सामान्य तौर पर हरे ऊपर होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों को सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दलपुंज यह पुष्प का सबसे आकर्षण भाग होता है। सामान्यतः ये रंगीन होते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के दल की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं।
इसे चित्रों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, इसलिए श्याम पट पर भी चित्र बना सकते हैं। पुंकेसर, पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इन्हें परागर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। स्त्री केसर, यह पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसका हम चित्र भी बना सकते हैं श्याम पट पर भी, इसलिए यहाँ चित्र भी श्याम पट पर कार्य में बनाया गया है। बोधात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक द्वारा जो भी पढ़ाया गया उससे में से छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोधात्मक प्रश्न में पहला है छात्राध्यापक का कथन द्वारा। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, जायांग। और छात्राध्यापक का कथन में दूसरा क्वेश्चन है पुष्प के नर जनांग को क्या कहते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं पुंकेसर। और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया गया है उसे श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न है, पुष्प के क्या कार्य होता है। छात्र उसका आंसर दे देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं प्रजनन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है छात्राध्यापक कथन में, पुष्प में प्रजनन कैसे होता है। छात्र को नहीं पता रहता, इसलिए छात्र कथन में मौन। फिर छात्राध्यापक इसका डिटेल में समझाती हैं, इसलिए स्पष्टीकरण। प्रजनन कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण और निषेचन। पुष्प के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुँचते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। दूसरा परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। अब छात्राध्यापका जो पढ़ाई है उसमें से छात्र से क्वेश्चन पूछती हैं, इसलिए बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापका में पहला है प्रश्न, परागण कितने प्रकार के होते हैं। छात्र उसका आंसर दे देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखते हैं 2। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा क्वेश्चन है बोधात्मक प्रश्न में, स्वपरागण किसे कहते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। छात्र द्वारा इसका आंसर दिया जा रहा है, इसीलिए छात्र कथन में लिख देते हैं इसका आंसर। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्याम पट पर भी लिखा जाता है, जिससे छात्रों को रुचि आए और उन्हें प्रोत्साहन भी प्राप्त हो। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न पहला है मूल्यांकन प्रश्न में पुष्प में पाए जाने वाले बाह्य दल पुंज का क्या कार्य है। दूसरा है क्वेश्चन, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। निरीक्षण कार्य, जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अब गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, जो छात्राध्यापक पढ़ाई रहती हैं उसी में से क्वेश्चन छात्रों को घर से करने के लिए दिया जाता है, इसलिए उसी को गृह कार्य कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे पहला है पुष्प में पाए जाने वाले मादा जननांग से आप क्या समझते हैं, और दूसरा परागण किसे कहते हैं।